सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं नूतन संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हर साथ करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बेसिकली हम एक नई सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है। और ये जो नई सीरीज़ होने वाली है उसमें हम बेसिकली ये जो आने वाले 10 से 20 साल जो होने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में, उसमें हम अलग अलग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसे होने वाला है, अलग अलग सेक्टर में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर कैसे परफॉर्म करने वाले उसके ऊपर होने वाली है। ठीक है, सो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको बेसिकली 6 अलग अलग सेक्टर के बारे में बताने वाले, 6 अलग अलग सेक्टर का एनालिसिस करके आपको बताने वाले। ठीक है, सो पहला सेक्टर होगा बेसिकली अल्कोहल बेवरेज, देन एफएमसीजी, देन एग्रीकल्चर, देन हम बात करेंगे यहाँ पे फार्मा के बारे में, देन हम बात करेंगे यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, देन क्लोथिंग के बारे में। ठीक है, और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बेसिकली सिर्फ ऐसी कंपनी ढूंढेंगे जिसका जो मीन्स जो ऐसे इंडस्ट्री में, ऐसे सेक्टर में है जिसका पहले से बहुत सारा हिस्ट्री अवेलेबल है, क्योंकि उस हिस्ट्री का इस्तेमाल करके आप बेसिकली ये पता लगा सकते हो कि बहुत खतरनाक वाले समय में, रिसेशन वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री ने कैसे परफॉर्म किया था। ठीक है, सो आप ये भी पता लगा सकते हो। और वो बेसिकली उसका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़े बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो नई नई कंपनियां नहीं होने वाली है, वो बेसिकली पुरानी कंपनियां ही होने वाली है। और उसका जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये होने वाला है कि उनमें जो चेंजेस है वो चेंजेस बहुत कम होने वाले हैं। क्योंकि अगर किसी भी इंडस्ट्री में थोड़े बहुत या फिर किसी भी कंपनी में, सेक्टर में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो बेसिकली हम पता लगा नहीं सकते, हम बेसिकली एज एन इन्वेस्टर ये गेस नहीं कर सकते कि आगे जाके वो चेंजेस क्या रूप रहते। अगर समझ जाए थोड़े टाइम पहले जो टाइपराइटर चलता था, अभी टाइपराइटर की कोई मीन्स क्या बोलते हैं, मीन्स कोई कंपनी नहीं, मीन्स बिकता ही नहीं टाइपराइटर मेरे हिसाब से तो, या फिर मीन्स बहुत कम सेल्स होती है अगर बिकता होगा तो भी, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से ये जो टाइपराइटर की जो पूरी इंडस्ट्री है वो कंप्यूटर खा गया, लैपटॉप खा गया, ये सब चीज़ें खा गई, मोबाइल फ़ोन खा गया, थोड़ा बहुत एक मीन्स एक हद के लिए खा गया। ठीक है, जिसके वजह से मेरे हिसाब से कुछ जो इंडस्ट्री है, कुछ जो सेक्टर है वो आने वाली नई टेक्नोलॉजी खा लेने वाली है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ऐसे सेक्टर का एनालिसिस करेंगे सिर्फ बेसिकली इस वीडियो में जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसका हमें हिस्ट्री भी पता है। ठीक है, सो बिना किसी टाइम पास के वीडियो चालू करते हैं। सो अभी आप मुझसे पूछोगे कि इंडिया की कोई भी इकोनॉमी या फिर कोई भी सेक्टर में ग्रोथ क्यों आने वाला है। ग्रोथ इसलिए आने वाला है क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो होने वाली है। सो जीडीपी ग्रो होगी, उसके साथ ही साथ जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी है, यानी एक बंदे के ऊपर कितनी जीडीपी कमाती है। ठीक है, अभी इंडिया की फिलहाल पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे जैसे जीडीपी ग्रो होगा हमारा बेसिकली वैसे वैसे जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भी ग्रो होते रहेगा, जिसकी वजह से मोर एंड मोर पीपल, यानी तकरीबन आने वाले 10 से 20 साल में करोड़ों लोग मिडिल क्लास में आने वाले हैं। वो लोग गरीब से यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से बेसिकली वो लोग मिडिल क्लास में आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो स्पेंडिंग है, जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। और बेसिकली ये जो कंजम्पशन जो इंक्रीज होने वाला है वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में होने वाला है। तो बेसिकली आज हम ये जानते हैं कि कौन से सेक्टर मेन होगा। तो अभी आप मुझसे पूछोगे कि कोई भी ऐसा एक सेक्टर, ऐसे कंपनी कैसे चूज करे जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। तो बेसिकली इसलिए आपको लालापलूजा नाम के इफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इफेक्ट का नाम वापस सुन लेना आप, लालापलूजा इफेक्ट। ठीक है, सो ये चार्ल्स टी मंगर यानी जो वॉरेन बफेट जी है उनकी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने बनाया बेसिकली, और वही यूज करते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, जब बहुत सारी चीजें मिलके या फिर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर मिलके आपके फेवर में काम करे, सो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड मेगा ट्रेंड बन जाता है। यानी समझ जाए कि मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ लेकिन पीछे से बहुत सारी हवा आ रही है, जिसकी वजह से मेरे आगे जाने की जो रफ्तार है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो इसी को लालापलूजा इफेक्ट बोलते हैं। सो अगर थोड़ी हवा आएगी तो मैं थोड़ा तेज जाऊंगा, थोड़ा तेज जाऊंगा, थोड़ा तेज जाऊंगा, लेकिन अगर एक साथ बहुत ज़्यादा तेज हवा आएगी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आगे पुश हो जाऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली लालापलूजा इफेक्ट का इस्तेमाल बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी सेक्टर जब हम देखते हैं तो हमें पता लगाना है कि उसमें ग्रोथ आने के लिए क्या क्या चीज़ें, यानी कौन सी हवाएं पीछे से आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो पूरे इंडस्ट्री का जो एनालिसिस होने वाला है वो मैं अपने कॉमन सेंस से करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली मैथ्स या फिर कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। सो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अल्कोहल बेवरेजेस इंडस्ट्री से। सो ये जो अल्कोहल बेवरेजेस इंडस्ट्री है उसमें बेसिकली बहुत सारी अलग चीज़ें आती है। सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो आता है ENA का मैन्युफैक्चरिंग। ENA यानी बेसिकली एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ठीक है, सो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेरे हिसाब से ग्रो होने वाला है। क्यों ग्रो होने वाला है? क्योंकि सबसे पहले जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है, जो बियर है, विस्की है, ये सब चीज़ों का जो डिमांड है वो डिमांड इंक्रीज होने वाला है। क्यों डिमांड इंक्रीज होने वाला है? क्योंकि करोड़ों लोग जब मिडिल क्लास में आएंगे तब वो लोग बेसिकली इलीगल शराब पीना बंद कर देंगे और मे भी थोड़ा अच्छे कंपनी की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है। देन उसके बाद जो ENA
ENA है उसका जो डिमांड और बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक गोल निकाला है कि वो 2025 तक पेट्रोल में तकरीबन कम से कम 20% इथेनॉल, यानी ENA बेसिकली, ENA का बेसिकली दूसरा नाम इथेनॉल होता है, ठीक है। और जो ENA होता है वो बेसिकली 99% प्योर इथेनॉल अल्कोहल होता है। इथेनॉल बेसिकली एक अल्कोहल का टाइप है, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि तकरीबन 2025 तक जितना भी पेट्रोल बिकेगा, नॉर्मल जो भी गाड़ी में चलेगा, बाइक में, कार में, ट्रक में, बस में, वो सब में तकरीबन 20% ऑफ ENA होना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो ENA की जो डिमांड है उसको पुश मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो ENA का जो इंपोर्ट है, यानी बाहर से जो ENA हम मंगाते हैं उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 150% के आजू बाजू है। जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो बाहर से ENA नहीं मंगा सकती, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन इफेक्ट देखने मिलता है। जिसकी वजह से बहुत सारी हवाएं, यानी पूरा एक तूफान आ रहा है पीछे कंपनी के पीछे, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत अच्छा पुश मिलने वाला है। लेकिन बस आपको एक अच्छी कंपनी चूज करनी है, अच्छी मैनेजमेंट के साथ, ताकि वो जो कंपनी है वो इस तूफान में उड़ ना जाए, वो जमीन पर बने रहे, ठीक है। सो ये तो हो गया यहाँ पे एक एग्जाम्पल ज़्यादा पॉल्यूशन इफेक्ट का। और मुझे इस सेक्टर में ज़्यादा पॉल्यूशन इफेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। आप चाहे तो आप भी कर सकते हो। और अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी सेक्टर में ज़्यादा पॉल्यूशन इफेक्ट का आपको एग्जाम्पल मिलता है, सो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो ये तो हो गया बेरोजेस की बात। अभी बात करेंगे हम यहाँ पे FMCG की। सो FMCG जो मार्केट है बेसिकली, यानी बिस्किट, शैम्पू, साबुन, वो सब चीज़ें, तो उसमें ग्रोथ है, वो ग्रोथ तो होने वाला है पक्का। आई मीन्स ये बात तो पक्का है, उसमें ग्रोथ होने वाला है। लेकिन उसमें दो चीज़ें मुझे इन्वेस्टमेंट करने से रोकती है। पहली चीज़ है उसका हाई कंपटीशन, दूसरी चीज़ है उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो जिसकी वजह से FMCG जो मार्केट है वो मेरे हिसाब से फिलहाल अनफेवरेबल है। हाई कंपटीशन क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, छोटी छोटी कंपनियां भी है। और मेरे हिसाब से छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा टक्कर दे तो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचा देती है। मीन्स एक छोटे पैमाने पे तो छोटे पैमाने पे, लेकिन नुकसान तो पहुंचा देती है। जिसकी वजह से जब तक आगे कोई एक मार्केट क्रैश या फिर एक रिसेशन नहीं आता, तब तक वो कंपनी, यानी बेसिकली जो FMCG पूरा सेक्टर है, उसकी वैल्यूएशन कम नहीं होने वाली और जो कंपटीशन है वो भी कम नहीं होने वाला। सो अगर एक क्रैश आ जाता है तो कंपटीशन भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो बैंकरप्ट हो जाएगी, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी वैल्यूएशन कम हो जाएंगे। तब मेरे हिसाब से मैं FMCG सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करूंगा। और बेसिकली मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी ज़्यादा पॉल्यूशन इफेक्ट नहीं देखने मिल रहा है। अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में एक ज़्यादा पॉल्यूशन इफेक्ट देखने मिल रहा है तो बेसिकली आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और बेसिकली मीन्स उसका जो वैल्यूएशन है वो सही होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे FMCG सेक्टर की। अभी मैं तीसरे सेक्टर की बात करूँगा, और वो सेक्टर है बेसिकली क्लोथिंग का, ठीक है। सो ये जो कपड़े हम पहनते हैं, वो बेसिकली अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिडिल क्लास में आने वाले हैं, सो उनकी जो कपड़े की जो डिमांड है वो बेसिकली अनब्रांडेड कपड़ा पहनने के बदले भी वो ब्रांडेड कपड़ा पहनना चालू करेंगे। लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे कभी भी टेक्सटाइल कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एकदम बेकार बिजनेस है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐड कर देते हो, सो वो जो इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी बन जाती है, और उस चीज़ का नाम है ब्रांड, ठीक है। सो अगर आप ब्रांडिंग पावर इसमें ऐड करते हो तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एकदम खतरनाक सी चीज़ बन सकती है। यानी कोई चीज़, ऐसे कोई बैग या फिर कोई जैकेट, मैंने देखा है लोगों को पैंट खरीदते हुए 50,000 रुपये में। मेरे को नहीं पता भाई ऐसे पैंट में क्या है, भाई सोना है, लोहा चांदी क्या है, मेरे को नहीं पता। लेकिन भाई 50,000, मैंने देखा है जैकेट 4-5 लाख में बिकते हुए। मैंने बेल्ट को देखा है, बेल्ट को 25-30 हज़ार में बेचते हुए। क्या करोगे भाई बेल्ट से? मारोगे अपने बच्चे को। सो कुल मिला के ये जो क्लोथिंग का जो मीन्स एकदम लग्जरी सबसे एकदम टॉप वाले जो ब्रांड है, उसमें मुझे ज़्यादा बहुत मीन्स इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है। लेकिन जो सेमी लग्जरी ब्रांड आते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लुई फिलिप की, वैन ह्यूजेन की बात करेंगे, या फिर जॉकी की बात करेंगे, सो बेसिकली ये एकदम मिड सेगमेंट में आते हैं। यानी जो लोग हैं, जो नया मिडिल क्लास होने वाला है, वो एकदम बेकार क्वालिटी की चीज़ें नहीं खरीदेगा। वो मीन्स उनको अगर एकदम अच्छी क्वालिटी की, अच्छी ब्रांड वाली चीज़ें मिल रही है, तो बेसिकली वो बेकार क्वालिटी की चीज़ क्यों खरीदेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो ये जो मेरा टी शर्ट है, ये जॉकी का है बेसिकली, ठीक है। सो ये टी शर्ट मिलता है तकरीबन 450-500, कहीं पे देखोगे तो 350-400 के आजू बाजू भी आपको मिल जाएगा, जॉकी की कंपनी का, मीन्स एकदम ब्रांडेड टी शर्ट। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट देखने जाओगे तो बेसिकली आपको 150-200 में मिल जाएगा। सो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे 100 या फिर 200 रुपया ही एक्स्ट्रा पे करना पड़े, और उसके सामने आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का टी शर्ट मिल रहा है। इसका कलर भी नहीं जाने वाला, और बेसिकली दिखता भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा है, ठीक है।
जिसकी वजह से बेसिकली ये जो बहुत बड़ी मीन्स जो बहुत बड़ा मिडिल क्लास का जो बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है वो सेमी लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहन सकता है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ जो सेमी लग्जरी ब्रांड है वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में, बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल में वो अपना एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि वीडियो में कि वैन हुसेन जो एक क्या बोलते हैं शर्ट का देन सूट का ब्रांड है, उसने शॉर्ट्स भी निकाली थी, अपनी ट्रंक्स निकाले थे बेसिकली चड्डी, जैसे मैंने बताया था 1400 रुपीज़ की चड्डी थी वो। और बेसिकली चड्डी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत अच्छी लगी मेरे को। सो मेरा एक सपना बन चुका है कि एक बार मैं ऐसी चड्डी खरीदूँ अपनी लाइफ में और वो चड्डी पहन के मैं बीच पे जाऊँ, ठीक है। लेकिन कुल मिला के सपनों को छोड़ेंगे। सो ये जो सेमी लग्जरी ब्रांड है वो ग्रो हो सकते, पर आपको कंपनी अच्छे से चूज़ करनी है, ठीक है। कंपनी के पास फाइनेंशियल ताकत होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक रिसेशन आ गया और एक कंपनी ढह गई सो मीन्स क्या फ़ायदा, ठीक है। सो अच्छी ब्रांड पावर वाली कंपनी होनी चाहिए, अच्छी फाइनेंशियल पावर वाली कंपनी होनी चाहिए और वो अच्छी वैल्यूएशन पे भी मिलना चाहिए और साथ ही साथ डेप्थ भी कम होना चाहिए। जब तक आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर देते तब तक आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा सेक्टर। देन जो चौथा सेक्टर जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। सो मीन्स मेरे दिमाग मीन्स मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे देश में ग्रोथ क्यों होने वाला है, क्यों मीन्स वजह क्या है। जो हमारा देश है उसका जो एरिया है वो एरिया नहीं बढ़ने वाला, उसकी ज़मीन नहीं बढ़ने वाली, बेसिकली ज़मीन मेरे हिसाब से कम होने वाली है। जो एग्रीकल्चर जो खेतीबाड़ी करने वाली जो ज़मीन है वो ज़मीन कम होते जा रही है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कैसे आएगा, कैसे मीन्स मुझे समझ में नहीं आता। जो ये जो फर्टिलाइज़र है, मे बी ये जो फर्टिलाइज़र है या फिर जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो सब में थोड़ा बहुत ग्रोथ आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि मे बी आने वाले समय में जो ये सब जो प्रॉब्लम है यानी जो सॉइल का यानी जो सॉइल पोल्यूशन की वजह से जो मिट्टी होती है उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते जाने वाले हैं, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए लोगों को उसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर में ग्रोथ होने के चांसेस है। लेकिन मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होने वाला है। यहाँ पे मुझे कोई भी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने मिल रहा। मे बी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई जो छोटी कंपनी है यानी उसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है, उसका मार्केट शेयर बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी में ग्रोथ देखने मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से पूरे सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिल सकता हमें, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रीफर नहीं करता। और साथ ही साथ जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर वैल्यूएशन कम आती है, थोड़ी बहुत बार्गेन भी मिलती है मुझे कंपनियाँ, सो मैं सोच सकता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, ठीक है। सो ये हो गया चौथा सेक्टर। देन पांचवा सेक्टर है वो है फार्मा। सो ये जो फार्मा है उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है, उसमें हॉस्पिटल चेन आते हैं, CDMO आते हैं, उसमें बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस करने वाली कंपनी आती है, उसमें इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आते हैं, उसमें बहुत सारे मीन्स जो फार्मा सेक्टर है वो बहुत बड़ा है कुल मिला के। और बेसिकली उसमें दवाई बनाने वाले भी आते हैं, वो सॉरी मैं कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है। सो कुल मिला के जो सेक्टर है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में आने वाले, इंडिया का पर कैपिटल GDP बढ़ने वाला है, इंडिया में ग्रोथ होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली जो फार्मा की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। जो जेनेरिक दवाई बनाते हैं यानी ओरिजिनल दवाई वाले नहीं, बेसिकली उसकी कॉपी बनाने वाले जो बंदे हैं उसकी जो डिमांड है उसकी डिमांड बढ़ सकती है। और बेसिकली इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे जेनेरिक दवाई बनाने वाले लिस्टेड भी है, तो बेसिकली आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप चाहो तो इनडायरेक्टली कर सकते हो किसी और चीज़ की मदद से। या फिर बेसिकली कुल मिला के मेरे को इस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट मिल रहे हैं। सबसे पहले इफेक्ट ये है कि जो इंडिया है वो फार्मा सेक्टर में बेसिकली दवाई का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जेनेरिक दवाई का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। सो यहाँ से बेसिकली दवाई एक्सपोर्ट भी हो सकती है, API एक्सपोर्ट हो सकती है, अलग अलग चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही साथ इंडिया का जो डिमांड है वो इंटरनल डिमांड ही इतना बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से उसमें अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। सो कुल मिला के मुझे यहाँ पे इसमें ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिल रहा है। कुछ और फैक्टर वगैरह हम ऐड करेंगे सो जिसकी वजह से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था तभी जो मार्च में जो मीन्स रैली देखने मिली थी मार्च से अभी तक, जिसकी वजह से जो बहुत सारे जो मेन फार्मा कंपनियां हैं उनके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से आपको मीन्स जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाली कंपनियां हैं वहाँ पे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको वैल्यू सिर्फ वहीं पे मिल सकता है। लार्ज कैप में जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। सो जब तक अगला क्रैश या फिर रिसेशन नहीं आता तब तक मेरे हिसाब से वो कंपनियां सस्ती नहीं होने वाली, ठीक है। सो फार्मा सेक्टर में आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अच्छी से एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। सो ये हो गया पाँचवा सेक्टर। अभी छठवें सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो ये छठवां सेक्टर है बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। सो जैसे जैसे लोग बढ़ने वाले, पॉपुलेशन बढ़ने वाले, लोगों के पास पैसा बढ़ने वाला है, वैसे वैसे बैंक के पास भी पैसा बढ़ने वाला है। जो फाइनेंशियल सेक्टर है बेसिकली उसको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फाइनेंसिंग करने वाले या फिर कोई भी चीज़ करने के लिए, जिसकी वजह से उसमें अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है।
लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली नई नई कंपनियों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकरेज या फिर कोई भी अलग अलग ब्रोकर की बात नहीं करेंगे, या फिर कैम्स की बात नहीं करेंगे, या फिर बेसिकली हम यहाँ पे CDS या फिर BSE की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बेसिकली थोड़ी बहुत पुरानी कंपनियों की बात करेंगे, हम यहाँ पे बैंक की बात करेंगे, इंश्योरेंस कंपनियों की बात करेंगे। सो इंश्योरेंस कंपनियों में अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है, हमें लाइफ इंश्योरेंस भी देखने मिल सकता है, क्योंकि जैसे करोड़ों लोग मिडिल क्लास में आएंगे, जिसकी वजह से वो लोग एक मीन्स जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपको पता नहीं है कि हम कभी मीन्स भगवान को प्यारे हो सकते, जिसकी वजह से आप में से सबको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना ही चाहिए। अभी थोड़े टाइम पहले मीन्स तकरीबन कल ही मेरे पापा के दोस्त भी उसकी डेथ हो गई। मीन्स अभी वो परसों ही यहाँ पे घर पे आया था मेरी मम्मी से राखी बंधवाने, लेकिन कल ही उसकी डेथ हो गई। सो बेसिकली मीन्स बहुत खतरनाक लगता है मेरे को। सो बेसिकली यार लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं है। सो बेसिकली आपको भी लाइफ इंश्योरेंस खरीदना ही चाहिए, और आने वाले जो पॉपुलेशन होने वाली है, आने वाले जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन होने वाली है, उनको भी ये बात पता होने ही वाली है, पता चलने ही वाली है, जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। लेकिन जो वैल्यूएशन है वो फिर से यहाँ पे चिंता का विषय है। वैल्यूएशन थोड़ी बहुत हाई की तरफ है। सो बेसिकली क्रैश आने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक अच्छी सी बार्गेन वाली कंपनी मिलती है, सो बेसिकली आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देन अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे, सो बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बैंक को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते, सो बेसिकली आपको बैंकिंग सेक्टर से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जो बैंक होते हैं वो टाइम बॉम्ब के जैसे होते हैं। जैसे येस बैंक कभी भी फट सकते हैं, लक्ष्मी विलास बैंक कभी भी फट सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है। हमें ऐसा लग सकता है कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है क्योंकि कंपनी अभी तक ग्रो हो रही है, लेकिन असली में हमें कुछ पता ही नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, जिसकी वजह से मेरा बैंक के ऊपर से मीन्स जो तकरीबन 95% ऑफ द बैंक के ऊपर से मेरा भरोसा उठ चुका है, और जिन बैंक पे मुझे भरोसा है थोड़ा बहुत, उनके वैल्यूएशन वापस से बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बैंकिंग सेक्टर समझ में आता है, आपको लगता है कि आप समझ सकते हो, आप ये इतना रिस्क उठा सकते हो, उसे बेसिकली आप उसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो यही थी आज की वीडियो। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कर देना, और बाजू बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आने वाली है उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास ही आएगी। ठीक है।